नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह आज हम दिल्ली में ही हैं, अजीत द्विवेदी जी भी दिल्ली में हैं, तो रोज की तरह जुड़ रहे हैं अजीत द्विवेदी जी और चर्चा बिहार की करेंगे। चर्चा करेंगे चिराग पासवान की, क्योंकि चिराग पासवान के तेवर फिर से तल्ख होते दिखाई पड़ रहे हैं। रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ही था, इसमें कहाँ कोई इफ बट है। लेकिन जो बातें वे कहना शुरू किए हैं वह बिहार में एनडीए के लिए भी असहज की स्थिति है और नरेंद्र मोदी को भी कहीं ना कहीं से परेशान कर रहे हैं। अब देखिए, चिराग पासवान ने कह दिया कि झारखंड में भी हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल 40 सीटों पर हमने तैयारी कर ली है, मतलब झारखंड एनडीए में भी हिस्सा चाहिए। और कह रहे हैं कि यदि सीटें नहीं मिली तो खुद के बूते लड़ेंगे। बिहार में जब खुद के बूते लड़े, पीछे से शक्ति थी, तो क्या हुआ यह फलाफल भी हम जानते हैं। और देखिए, बिहार में भी यदि यही तेवर बरकरार रहा, कह रहे हैं 50 सीटें कम से कम एलजेपी को चाहिए, 243 सीटें हैं। याद होगा 2020 में एनडीए के भीतर चिराग पासवान को 25 से 30 सीटें देने की बात चल रही थी और वे तैयार नहीं हुए थे। यदि हम लोकसभा चुनाव के फार्मूले को देख लें तो 17 सीटों पर बीजेपी लड़ी, तो 102 विधानसभा क्षेत्र उनके हिस्से में जाती है। 16 सीटों पर जेडीयू, तो 96 उनके हिस्से में, और एलजेपी 5-30। तो फिर जो जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके लिए क्या बचेगा, यह भी सवाल है। और चिराग पासवान अपनी जिद के लिए भी जाने जाते हैं। बिल्कुल हाँ, जब उन्होंने जिद ठान ली कि पशुपति पारस को नहीं रहने देना है तो नहीं ही रहने दिया, एक भी सीट नहीं। और देखिए, जब उपचुनाव की बात हुई तरारी, तो बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे, पशुपति पारस को भी उम्मीद थी कि कम से कम विधानसभा में लड़ने को, उपचुनाव में यह सीट तो मिल ही जाएगी। सुनील पांडे उनकी ही पार्टी में थे, लेकिन वह भी चले गए बीजेपी में। तो चिराग पासवान के तेवर, आरक्षण के वर्गीकरण, आरक्षण के भीतर आरक्षण, इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ, लेकिन मोदी सरकार बिल्कुल खामोश है। लैटरल एंट्री पर भी और जातीय जनगणना के पक्ष में वह खुली बैटिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। तो चिराग पासवान के तेवर, यह तेवर तो फिर से वही स्थिति है 2020 वाले रास्ते पर चिराग पासवान बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षा केंद्र में जो मंत्री परिषद मिला, विभाग मिला, उससे भी बहुत खुश नहीं थे। अजीत जी। हाँ बिल्कुल, आपने जो ये उनकी राजनीति के बारे में जो अभी जितनी चीजें बताई जी, उससे तो लग रहा है कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल प्लानिंग। अब ये क्या प्लानिंग है उनकी, अकेले लड़ने की प्लानिंग अभी से कर रहे हैं जी। ये हर पार्टियां करती हैं। देखिए, रामविलास पासवान जी भी जब राजनीति करते थे तो वो हर सीट पर उनके पास लोग थे, ये बड़ी खास बात थी। और ये जितने भी नेता प्रादेशिक पार्टियों के हैं वो सब ये काम करते हैं कि हर सीट पर नेता तैयार करके रखते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अलायंस में कभी भी सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, कभी भी जो है अलायंस टूट सकता है, आपको अलग होकर के लड़ना पड़ सकता है। और हमको ध्यान है, अभी जहाँ से आपने बात शुरू की झारखंड से, तो रामविलास जी हमको कितनी बार झारखंड में मिले। हर बार वो जाते थे, हर चुनाव के पहले उनकी मीटिंग्स होती थी, लोग उनसे मिलने आते थे, एनडीए में रहते हुए भी। लेकिन वो भी दुविधा में ही रहे कि अकेले लड़के ताकत आजमाएं या कुछ सीटें एनडीए दे। तो स्ट्रेटेजिकली वो चुनाव लड़े, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी हमेशा एनडीए को, वहाँ बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली ही रही है अभी तक। रामविलास जी की जो राजनीति अभी तक रही है। लेकिन चिराग पासवान उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान की राजनीति अपनी अलग है, स्वतंत्र रूप से है। और उन्होंने कहा है कि एनडीए के अंदर हमको 11 सीटें चाहिए। अब आप सोचिए, झारखंड में 81 सीटें हैं जी, उसमें अगर चिराग पासवान कहते हैं कि 11 सीटें चाहिए है तो कहाँ से मिलेंगी। जेडीयू जैसी पार्टी जो है वो, जहां तक हमारी जानकारी है, आपको भी जानकारी होगी कि 1 से 2 सीट पर बार्गेनिंग कर रही है। जबकि सरयू राय को ले आया, खीरू महतो वहां प्रदेश अध्यक्ष, और वहां कुर्मी आबादी भी, 22-23% है। खीरू महतो को राज्यसभा भेजा नीतीश कुमार ने, इसी प्रत्याशा में कि अलायंस होगा अगर तो खीरू महतो को होने का हमको लाभ मिलेगा जी। बिल्कुल। और इसके बावजूद 2 सीट की बार्गेनिंग हो रही है। एक तो वही सीट है जमशेदपुर पूर्वी की जो सरयू राय जीते हुए निर्दलीय, उसके अलावा 1 या 2 सीट कोई पलामू या चतरा में कहीं मिल जाए, या जो महतो का पॉलिटिक्स का बेल्ट है, गिरिडीह हजारीबाग, हाँ कहीं मिल जाए, उत्तरी छोटा नागपुर बेसिकली, तो वो कर रहे हैं। और चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमको 11 सीटें चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं
अच्छा, उसके पहले, अब इस पॉलिटिक्स के पहले आपने जितनी बातें कही कि लेटरल एंट्री पर उन्होंने जो कहा, हम लोगों ने एक दिन बहुत लंबी चर्चा की थी कि जीतन राम मांझी से किस तरह से उन्होंने सीधा टकराव लिया जब भारत बंद था 21 तारीख को, जब 21 तारीख को भारत बंद हुआ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में और विरोध में जब लोग सड़क पर उतरे, तो ज्यादातर जितने ज्यादा बड़े दलित नेता थे सब विरोध में ही उतरे। चिराग पासवान भी विरोध में उतरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, लेकिन जीतन राम मांझी समर्थन में उतरे। तो और भारत सरकार चुप है उस मामले पर। तो उन्होंने आरक्षण के वर्गीकरण का विरोध किया खुल करके। उन्होंने लेटरल एंट्री का, आपने कहा कि लेटरल एंट्री का उन्होंने विरोध किया। अब उन्होंने जाति जनगणना की मांग कर दी है। तो ये सारी चीजें जो है इस ओर इशारा कर रही हैं ज्ञानेश्वर जी कि वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बीजेपी के ऊपर एक दबाव वो अभी से बना के रखना चाहते हैं। और आप देखिए, अभी आपने देखा होगा, आप दिल्ली के अखबारों में तो ये काफी प्रमुखता से खबर छपी कि केसी त्यागी ने कहा है कि इजराइल को हथियार सप्लाई करना बंद करिए। बिल्कुल। तो ये इसका मतलब चिराग पासवान तो कर ही रहे, जेडीयू ने भी दबाव की राजनीति शुरू कर दी। बीजेपी और जातीय जनगणना के मामले में भी राजनीति हो जाएगी। राजनीति दोनों साथ में हो ही गए, दोनों साथ में। तो अब ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ईल्ड कर रहे हैं, कहीं उनको लग रहा है कि वो पीछे हट रहे हैं, बैकफुट पर चले जा रहे हैं, यू टर्न कर रहे हैं। जैसे कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब की जो मोदी की सरकार है ये यू टर्न सरकार है। ये 4 बार या 5 बार यू टर्न कर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के लोगों ने कहा, लेटरल एंट्री को लेकर के लोगों ने कहा, उसके पहले ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर के लोगों ने कहा, वक्फ बोर्ड का बिल जेपीसी में भेजने को लेकर के कहा। तो ये यू टर्न सरकार है। तो अब अगर मान लीजिए कि अपोजिशन की पार्टीज ऑब्जर्व कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी कमजोर हुए और पीछे हट रहे हैं, तो ये सहयोगी पार्टियां भी तो ऑब्जर्व कर रही हैं। बिल्कुल। तो सहयोगी पार्टियों को भी लग रहा है कि ये मौका है, अभी तो जो मिला सो हम लोगों ने ले लिया। सरकार बनने के समय किसी ने कोई टेंट्रम नहीं दिखाया, जो विभाग मिला, जितने मंत्रालय मिले, सबने ले लिए। अब मौका दिख रहा है कि अब मोदी और बीजेपी बैकफुट पर जा रही है, तो और धकेलो अपने लिए कुछ ज्यादा चीजें हासिल करो। तो ये चिराग पासवान की अभी की राजनीति उन्होंने अभी से शुरू कर दी है, ये पॉलिटिक्स, ये बिहार की पॉलिटिक्स। कल मैंने राजदीप सरसाई को सुना था कि उनका भी एक कार्यक्रम आया कि भाई इंडिया टुडे और सी वोटर ने एक सर्वे किया है कि देश का मूड बदल रहा है। और चिराग पासवान की जब बात करते हैं, देखिए मुझे पिछले दिनों को दिल्ली में ही बता रहे थे कि जब रामविलास पासवान अंतिम अवस्था में थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन डॉक्टरों ने मान लिया था कि जिंदगी अब बहुत लंबी नहीं है। तो उन्होंने 3 लोगों से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की थी और बातचीत की भी थी। लालू यादव से, फारूक अब्दुल्ला से और शरद पवार से। और लालू यादव तब जेल में थे, रांची में। तो रामविलास पासवान ने कहा था कि चिराग का ध्यान अब आपको रखना होगा। तो लालू यादव ने कहा कि आज से, दोनों रोने लगे थे जो उस बातचीत को सुनने वाले लोग थे, कि लालू यादव भी रोने लगे और अस्पताल में रामविलास पासवान भी रोने लगे। तो लालू यादव ने कहा कि आज से मेरा 2 बेटा नहीं, तीसरा बेटा भी है, वो चिराग है। तो देखिए, चिराग भी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में मेरी अहमियत क्या है, इसलिए तेजस्वी यादव कभी चिराग पर बहुत हमलावर नहीं होते हैं और चिराग पासवान कभी तेजस्वी यादव पर बहुत हमलावर नहीं होते हैं। तो यह 2020 नीतीश कुमार को दिखाते भी हैं कि यदि हम न लड़ते तो आपको 38 सीटें अधिक आती, आप 3 नंबर की पार्टी नहीं होती। तो फिर ये प्रेशर टैक्टिक्स, जो आप दबाव की राजनीति की बात कर रहे हैं, दबाव की राजनीति तो शुरू हो गई। तो ऐसी स्थिति में कितने नीचे जाएंगे नीतीश कुमार, कितने नीचे जाएगी बीजेपी? देखिए 243 सीटें ही हैं, 90 भी नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर का थ्रेट अलग है। और नीतीश कुमार के लिए मुश्किल ये है कि जो सीटें मांगेंगे चिराग पासवान, वह 2020 में मिले मतों के आधार पर मांगेंगे। तो नीतीश कुमार बहुत कुर्बानी देने की स्थिति में नहीं होंगे कि चिराग पासवान को सीटें दे दी जाए। देखिए, चिराग पासवान के साथ उनके स्लीव्स में कई पत्ते हैं। जो एक पत्ता आपने खोला कि उनके पास हमेशा ये पत्ता है कि आरजेडी उनको स्वागत करेगी, आरजेडी को साथ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साथ उठना बैठना शुरू भी किया था तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने। तो एक पत्ता तो उनके पास वो है कि हम साथ चले जाएं, हम जो फायदा नुकसान हो वो अलग चीज है, लेकिन वो साथ जा सकते हैं। हालांकि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उनको नुकसान होगा। आरजेडी के साथ जाना हमेशा उनके लिए नुकसानदेह होता है, वो जेल नहीं करता है। जो हम लोग यहाँ भोजन में मेजन कहते हैं कि इस चीज के साथ, दही के साथ मछली नहीं खाई जाती है, तो उस तरह की स्थिति है उनकी। वो नहीं हो सकता है उन दोनों का। लेकिन दूसरा पत्ता जो उनका है, वो दूसरा पत्ता ये है कि हम अकेले लड़ सकते हैं। तो अकेले लड़े तो फिर नीतीश कुमार के लिए ये घबराहट की स्थिति होगी, क्योंकि फिर उनको नीतीश कुमार को ये लगेगा कि उस बीजेपी पिछली बार वाला जो हुआ था वो गेम हो सकता है, इस बार भी हो सकता है।
तो ये दो पत्ते तो हैं ही उनके साथ, और तीसरा पत्ता जो है वो उनका अपना स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ अब बढ़ेगा ही। वो भारत सरकार में मंत्री हो गए हैं और लोग उनकी राजनीति में उनके पिता की राजनीति की झलक देखने लगे हैं, लोग रामविलास पासवान की झलक देखने लगे हैं। जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, 5 सीटों पर चुनाव लड़े और 100% स्ट्राइक रेट। बिल्कुल। हम अभी पिछले हफ्ते नवादा गए थे, हिसुआ, जहां हम बैठे थे, वहां जो चर्चा हो रही थी सबने यही कहा कि मोदी का भी 100% स्ट्राइक रेट नहीं है, चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट है। और पिछली बार भी जब लोकसभा लड़े थे तो 6 सीटें मिली थी, 100% स्ट्राइक रेट था। उसके पहले 7 सीटें लड़े थे, 6 जीते थे। तो लगभग 100% स्ट्राइक रेट का जो लीडर है, केंद्र में मंत्री हो जाए और लगातार मेहनत करे, एक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स भी उन्होंने कर रखी है, वो भी उनकी ताकत है। बिल्कुल, वो एक स्ट्रेंथ है जो युवा बिहारी चिराग पासवान और बिहारी फर्स्ट का जो उनका कैंपेन है, जो उपराष्ट्रीयता की हम लोग बात करते हैं, जो आजकल प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, उस उपराष्ट्रीयता के तो प्रतीक चिराग पासवान हो गए। तेजस्वी यादव नहीं बन सके, नीतीश कुमार बने थे, लेकिन अब वो ढलान है। वैसे भी हम लोग देखते हैं अजीत जी कि जब चिराग पासवान की सभा होती है, भले लोग कह लें पॉलिटिकल लीडर कहने की वे पासवानों के नेता हैं, लेकिन चिराग पासवान की सभा में पासवान से ज्यादा सवर्ण भी और दूसरी जाति के लोग भी शामिल होते हैं। जैसे आपको पता होता है कि तेजस्वी यादव की सभा में कौन लोग होंगे, आपको पता होता है बीजेपी की सभा में कौन लोग होंगे, लेकिन यहाँ मिक्स ऑडियंस है, तो युवाओं के बीच वे लोकप्रिय हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और वो जात और बंधन से दूर चलकर देखिए स्टारडम पॉलिटिक्स करते हैं। हम देखते हैं, हर मौके पर देखते हैं कि सेल्फी लेने वाले लोगों की सबसे अधिक भीड़ वो चिराग पासवान के साथ ही जुड़ती है, कनेक्ट होती है। तो ये उनकी एक लिगेसी की वजह से भी है, जो रामविलास पासवान की लिगेसी है, उस लिगेसी की वजह से भी चिराग पासवान के पास मिक्स्ड वोट है। बिल्कुल, चूंकि पासवान की पार्टी ऐसा बताते हैं लोग, लेकिन जैसा आपने कहा कि सवर्ण में, खासतौर से भूमिहार और ब्राह्मणों में, राजपूत भी हैं, एमपी हैं उनकी एक पार्टी से, लेकिन ये उन जातियों के भी लोग उनके साथ जुड़ते हैं और दिल से जुड़ते हैं या स्ट्रेटेजिकली भी जुड़ते हैं। दोनों बातें हैं। स्ट्रेटेजिकली भी उनको लगता है कि हमारी आबादी अगर जुड़ जाती है और रामविलास पासवान जी का वोट आ जाता है, या हम जब पार्टी बनाई थी रामविलास जी ने 2004 में, तब से हम इस बात को फॉलो कर रहे हैं, और चिराग पासवान के साथ भी ये हो रहा है कि वो वोट जुड़ जाए तो हम चुनाव जीत सकते हैं। तो इसलिए वो मिक्स्ड वोट इनके पास आता है, अगली जातियों के भी लोग इनके पास आते हैं। आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में इन्होंने पहचान बना ली है, जैसा हम लोगों ने कहा, अभी चर्चा की। और एक इनके साथ जो हमने देखा, इनकी पार्टी के नेताओं से बातचीत में भी आपने भी उसको मार्क किया होगा कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान, इन दोनों की पॉलिटिक्स में एक चीज़ ये मिलती है कि दोनों कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुसलमान वोट की उम्मीद करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इनको कहीं कुछ ना कुछ मुसलमान वोट मिल भी जाता है। अब देखिए, यहाँ जब रामविलास पासवान दिल्ली में पॉलिटिक्स करते तो खालिक साहब थे, और उनके इंटेलेक्चुअल भी थे और उनके दोस्त भी थे, उनके लिए संसाधन जुटाने के लिए कुछ के बाद याद है, सबने देखा हम लोगों ने कि उन्होंने रिजाइन किया। बिल्कुल। नीतीश कुमार तो तब बने रह गए थे, जॉर्ज फर्नांडिस बने रह गए थे, सब लोग बने रह गए थे एनडीए में, लेकिन रामविलास पासवान ने रिजाइन किया। मैं अभी पढ़ रहा था रामविलास पासवान को, उनके भाषण को जो लोकसभा में उन्होंने दिया है और एनडीए के कार्यकाल में, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि एसपीजी में और एनएसजी में कितने मुसलमान हैं। तो यह सवाल पूछने वाले रामविलास पासवान, और उन्होंने देखिए मतलब इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया, इंदिरा गांधी की हत्या का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी एक कांड को लेकर, किसी एक वारदात को लेकर आप मुसलमान और सिख को, जमात को बाहर नहीं कर सकते, उन पर आप विश्वास नहीं कर सकते। तो वो आपने सही कहा कि मुसलमान भी जुड़ जाते हैं। तो वो ये लोग उम्मीद भी करते हैं, और इसलिए उस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। जो वक्फ बोर्ड का जो बिल आया, उस पर जो चिराग पासवान का विरोध रहा हो कि जेपीसी में भेजा जाए, जिसकी वजह से जेपीसी में भेजा भी गया वो, तो सहयोगी पार्टियों के दबाव में ही गया। तो एक देखिए कि कितना अम्ब्रेला वो बनाते हैं, किस तरह से इंद्रधनुष बनता है, उनका रेनबो कोलिशन हो जाता है चिराग पासवान का, जिसमें मुसलमान भी 1% आए, 2% आए, लेकिन आ जाता है, और अगली जातियां आ जाती हैं, उनके साथ पासवान आ जाते हैं। बीजेपी के साथ अगर रहते हैं तो वो कोर वोट आ जाता है, जेडीयू का कोर वोट आ जाता है। तो वो अपनी ताकत को पहचान गए हैं और वो अपने स्ट्रेंथ पर प्ले कर रहे हैं। अभी ज्ञानेश्वर जी, जो पॉलिटिक्स में होता है, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कुछ लीडर होते हैं जो अपनी वीकनेस पर प्ले करते हैं, जिसमें नीतीश कुमार है। बिल्कुल, वो अपनी वल्नरेबिलिटी पर, अपने वीकनेस पर प्ले करते हैं। हाँ, विकल्प कौन सा है, मेरे अलावा है नहीं है, और एकदम मीक सा आप इस तरह से हैं कि आपके पास दलित, अत्यंत पिछड़ा, महादलित आपके पास वोट है, आप कोई बहुत शो वो करने वाले नहीं है। ये सब करके अपने को लो प्रोफाइल रख के वो प्ले करते हैं, एक खास तरह के वोटर को एड्रेस करते हैं।
उसके एकदम विपरीत जो आपने कहा कि ग्लैमर की पॉलिटिक्स होती है, जो चिराग पासवान की स्टारडम वाली पॉलिटिक्स जो होती है वो होती है ग्रैंड डिजाइन के साथ पॉलिटिक्स करना। तो ग्रैंड डिजाइन के साथ पॉलिटिक्स में ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल होता है। ग्रैंड डिजाइन की पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी करते हैं, वो चिराग पासवान करते हैं। एक तो ग्रैंड डिजाइन की पॉलिटिक्स होती है, उनकी सब कुछ बड़ा हो, क्योंकि उनकी जो अपनी जाति है वो जाति भी बहुत मिलिटेंट कास्ट है, विजिबल है, हर जगह रहती है, फोर्सफुली अपने को प्रेजेंट करती है। तो उस हिसाब से उनको पॉलिटिक्स करनी होती है। तो उनके पास एक कोलेशन है अम्ब्रेला वाला, जिसमें पासवान है, जिसमें फॉरवर्ड है, जिसमें मुसलमान भी थोड़ा बहुत आते हैं। तो उस स्ट्रेंथ पर वो प्ले कर रहे हैं कि हम कहीं 5-7% वोट शिफ्ट करा सकते हैं, और हम अगर गए तो एनडीए को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, हम लोग अभी चर्चा किए कि जेडीयू को नुकसान होगा। अभी क्या पता 5 साल के बाद स्थितियां ऐसी बदल गई हो और इतना फ्रैक्चर्ड इलेक्शन हो, बहुकोणीय मुकाबला हो। प्रशांत किशोर का आपने जिक्र किया कि प्रशांत किशोर हो मुकाबले में और 4 कोणीय मुकाबला हो जाए, उसमें चिराग पासवान अगर अकेले लड़े 6-7% वोट लेकर के, तो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा दे, जेडीयू को भी नुकसान पहुंचा दे, और फिर आरजेडी को फायदा हो जाए। और 5 साल के बाद नीतीश कुमार बहुत सक्रिय अवस्था में नहीं पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, यह तो तय है, नहीं रह पाएंगे, यह तो तय है। तो फिर लड़ाई तो चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और बीजेपी जो नया नेता दे रही है, दे ही रही है, तो उन्हीं के बीच इनके बीच हो जाएगा। तो अभी भी 25 के चुनाव में भी अगर प्रशांत किशोर पूरा फोर्स से लड़ते हैं, बिल्कुल, और एनडीए से अलग होकर के लड़े चिराग पासवान, तो हो सकता है कि आप तेजस्वी यादव के लिए अभी मौका बना दे, फिर से मौका बन जाए जैसा पिछली बार हुआ था। बिल्कुल। तो ये इस बात को समझ गए हैं, तो अपने स्ट्रेंथ पर प्ले कर रहे हैं जी। तो अब आती है बात जो आपने कहा कि अब इसके बाद मेकर हो जाएंगे। अब जैसे रामविलास जी 2004 में वो थे, वो कहते थे कि चाबी मेरे पास है, बिल्कुल, कि चाबी मेरे पास है। हालांकि वो फिर उसमें थोड़ा उन्होंने लंबा खींच दिया इलास्टिक, तो हो गया। हाँ, तो टूट वही इलास्टिक को खींचने की सीमा होती है, फिर टूट गया वो। तो अब ये वैसी गलती ये नहीं करेंगे। लेकिन अब आती है बात जहां आप लेके गए थे कि अब इस दबाव की पॉलिटिक्स से क्या हासिल हो। उनकी स्ट्रेंथ हम लोगों ने डिस्कस कर ली, क्या स्ट्रेंथ है उनकी, दबाव की राजनीति से कितनी सीटें हासिल कर सकते हैं, क्या 50 सीट? हाँ, बिल्कुल। और ये बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार कितना झुकेंगे, बीजेपी कितना झुकेगी। यदि 100 से नीचे आए तो नीतीश कुमार 2015 में जितनी सीटें जीते, 2010 की तो बात ही करना बेमानी है। तो 2015 के बराबर भी नीतीश कुमार नहीं हो पाएंगे। यदि आप 90 पर लड़ेंगे तो आपकी संख्या क्या होगी? बीजेपी की क्या संख्या होगी? हाँ, बीजेपी की क्या संख्या होगी? 10 में बीजेपी भी 91 जीती थी, बिल्कुल। उसके बाद आप अभी पिछली बार भी अभी आपके पास 80 विधायक के साथ जाएंगे, 80 के करीब विधायक है बीजेपी के अंदर से तोड़फोड़ करके, तो 80 विधायक है और 90 सीट लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? फिर आपको बहुत सीटिंग अगर टिकट काटते हैं तो नाराजगी होगी, फिर वो लोग बागी होकर के दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने जाएंगे, तो उसमें आपको डेंट है, उसमें भी अगर नुकसान होता है आपको। तो ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो गया बिहार में जी। इसका पता चलेगा जब झारखंड चुनाव में क्या होता है। अभी 2 महीने में पता चल जाएगा, बिल्कुल। अभी जो पोजीशन ली है चिराग पासवान ने कि 11 सीटें चाहिए हमको झारखंड एनडीए में, हाँ, एनडीए में रह के लड़ेंगे तो अलायंस में 11 सीट चाहिए, अकेले लड़ेंगे तो 40 सीटों पर लड़ेंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा उनकी राजनीति को पढ़ने के लिए कि वो कितनी सीटें लड़ते हैं, अलायंस होता है कि नहीं होता है। पहली तो ये बात है कि अलायंस होता है कि नहीं होता है। अलायंस अगर नहीं होता है तो जो कैंडिडेट वो खड़े कर रहे हैं वो स्ट्रेटेजिकली बीजेपी की को मदद करने वाले कैंडिडेट हैं, जैसा रामविलास जी करते थे, बिल्कुल, या आप स्वतंत्र रूप से लड़ के अपनी ताकत दिखाने के लिए कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि आप बिहार में क्या करेंगे। अगर आप चुनते हैं, अगर एनडीए में आप हो जाता है, 1-2 सीटें आपको मिल जाती हैं, कहीं से आप कोई बड़ा नेता ले आते हैं और उसको सीट बीजेपी दे देती है। देखिए, बीजेपी झारखंड में भी बहुत डेस्परेट है, उसको भी लग रहा है कि लड़ाई बहुत टफ है मैं जेएमएम के साथ, और जेएमएम कांग्रेस लेफ्ट और आरजेडी का अलायंस बहुत मजबूत है। तो उस तरह से अगर मजबूत अलायंस करना है बीजेपी को, और दलित वोट का उसको बड़ा भरोसा, बड़ी उम्मीद है, बिल्कुल। वहाँ विधायक दल का नेता भी एक दलित अमर बावरी को बनाया है बीजेपी ने, तो अगर वहाँ अलायंस हो जाता है तब तो ठीक है। अगर 1-2 सीट लेते हैं तो उसी अनुपात में हम लोग बिहार में भी जो डिडक्शन थ्योरी पर हम लोग कुछ डिडक्ट करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सीटें लेंगे। अगर अकेले लड़ते हैं तो 40 सीट लड़ते हैं या 20 सीट लड़ते हैं, इंडिपेंडेंटली पावर से लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, जीतने के लिए या अपना वोट परसेंटेज दिखाने के लिए लड़ते हैं, या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ते हैं, तो उससे बिहार का अंदाजा लगेगा। लेकिन बिहार में अगर हम लोग अभी नंबर ऑफ सीट्स जो आपने कही उस पर जाएं, उस विचार में जाएं, तो 90-90 का फॉर्मूला दिख रहा है कि बीजेपी जेडीयू 90-90 के फॉर्मूले पर है। तभी चिराग पासवान भी एडजस्ट हो पाएंगे, तभी उपेंद्र कुशवाहा भी हो पाएंगे, और जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी की ओर भी तो लगी हुई है। किसी तरह से उनको तोड़ करके अपने साथ ले आकर कितना फायदा होगा, इससे ज्यादा बीजेपी जेडीयू का है कि आरजेडी का नुकसान कर दें।
चूंकि वो इनको लग रहा है कि यार साथ रहने का, मुकेश सहनी के साथ रहने का कुछ ना कुछ फायदा तो आरजेडी को है। नुकसान तो कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने उनको 3 सीटें दी। हाँ आप देखिए ना, मुकेश सहनी जब तक नहीं आए तब तक चुनावी यात्रा ही शुरू नहीं हुई। हाँ, किसके साथ चलते तेजस्वी यादव, और जैसे ही आए तेजस्वी यादव ने पहली बार में कह दिया मुकेश सहनी बड़े भाई। हाँ, पुरानी सभी बातों को भूल गए, और फिर कोई एक दिन ऐसा नहीं रहा कि दोनों अलग अलग चले। लेकिन अजीत जी, जो हमें असली खतरा दिखाई पड़ रहा है कि चिराग पासवान को चाहे जितनी सीटें मिले, लेकिन जब सीटों के चयन की बात होगी तो वो 2020 के नतीजे को बिल्कुल देखेंगे। केवल एक ही जीते थे मटिहानी, लेकिन जेडीयू को हराया 38 सीटों पर। तो 38 सीटों में जहां उनके उम्मीदवार को, चाहे कारण जो भी रहा, पीछे की राजनीति जो भी रही, जहां 40,000, 45,000, 50,000 मत आ गए, तो चिराग पासवान चाहेंगे कि ये सीटें हमें लड़ने को मिल जाए, और नीतीश कुमार वे सीटें देने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि 2015 में तो नीतीश कुमार के उम्मीदवार वहां जीते हुए थे। 2020 में साजिशन जो नीतीश कुमार करते वे हरा दिए गए। तो सीटों की संख्या के बाद सीटों के चयन को भी लेकर अब देखिए, राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष है, गोविंदगंज से चुनाव लड़ना है। अब चिराग पासवान को ताकत दिखानी होगी कि गोविंदगंज सीट बीजेपी से प्राप्त सिटिंग एमएलए है। नीतीश कुमार में वो ताकत है कि जब उन्होंने आनंद मोहन को कमिट कर दिया तो उन्होंने शिवहर की सीट ले ली। हाँ, शिवहर की सीट ले ली, लेकिन चिराग पासवान नीतीश कुमार से ले पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल होगा, और नीतीश कुमार कितना देंगे। देखिए, इसमें 2 फॉर्मूले हैं ज्ञानेश्वर जी। एक तो ये फॉर्मूला है कि 2020 में चूंकि सारी उन्हीं सीटों पर लड़े थे चिराग पासवान जिन पर जेडीयू लड़ा, 116 के करीब सीटें वो लड़े, सब जेडीयू की सीटें थी। जेडीयू तो अगर 2020 का फॉर्मूला बनाएंगे वो, तो उन 116 सीटों में देखेंगे कि कहाँ ज्यादा वोट आया है, उन सीटों पर वो दावा करेंगे। तो वो तो सारी जेडीयू की सीटें हैं। बिल्कुल। दूसरा, इसमें दिक्कत ये आई, अभी आजकल पिछले कुछ दिनों में आपने भी देखा होगा कि नीतीश कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री काफी अच्छी हुई, अपने सारे एमपीज को भी लेकर के गए थे, और वो लगातार मिल रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। तो केमिस्ट्री ठीक हुई है, तो इसका मतलब कोई ना कोई फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। बिल्कुल। जैसे आज हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, वैसे उनके भी चर्चा चल रही है। लेकिन दोनों ही के नेचर और सिग्नेचर में ऐसा है कि दोनों ही बिदकते बहुत जल्दी बिदकते हैं, बहुत जल्दी, और दोनों दबाव डालना चाहते हैं, दूसरे को दबाना चाहते हैं, दूसरे की अपनी बात मनवाना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन बातचीत शुरू हो गई है, उनके यहाँ सीटों को लेकर के बातचीत शुरू हो गई है। तो एक फॉर्मूला तो यह है कि 2020 में जिन सीटों पर लड़े, उनमें से जो सबसे ज्यादा वोट जिन सीटों पर मिले हैं, उन सीटों पर दावा करें चिराग पासवान। बिल्कुल। उसमें फिर अगर ये फॉर्मूला रहता है तो जेडीयू के लिए मुश्किल होगी, तब जेडीयू को घुसना होगा बीजेपी की सीटों में, जहां बीजेपी से वो सीटें ले, ऐसी जहां वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जीतने में। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला ये है कि ट्रेडिशनली लोजपा की सीटें कौन सी मजबूत रही। ट्रेडिशनली मतलब 2004 में, 2005 के जो पहला चुनाव जब हुआ, 2005 का जब 24 या 25 सीटें मिली थी और लोक जनशक्ति पार्टी का पहला चुनाव था, तो ट्रेडिशनली कौन सी मजबूत सीटें, किन सीटों पर उस समय एलजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और उन सीटों की सूची निकालें, और उसमें सब्सिक्वेंटली बाद के चुनाव में उन सीटों पर किस तरह की परफॉर्मेंस रही एलजेपी की, तो उन सीटों में से आप लें। फिर उनमें किसकी सीटें हो सकती हैं, जेडीयू की भी हो सकती है और बीजेपी की भी हो सकती है। तो ये फॉर्मूला हमको लगता है ये थोड़ा साइंटिफिक फॉर्मूला, उसमें कई सीटें होंगी जिनमें 2020 में भी अच्छा वोट मिला होगा इनको। लेकिन ट्रेडिशनली जो 2005 के दोनों चुनावों में, 2010 में, 2015, 2020 5 चुनाव जो पार्टी लड़ी है, इन 5 चुनावों में सबसे अच्छी सीटें कौन सी रही हैं, उसको एवरेज निकालिए कि इन 5 चुनावों में का एवरेज क्या है आपका, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ रहा है, उन सीटों पर आप दावा करिए, और फिर उस पर बार्गेनिंग करिए। उसमें निश्चित रूप से बीजेपी की भी सीट निकलेगी, और अभी जेडीयू की भी निकलेगी। दूसरा, उसी फॉर्मूले से जुड़ा हुआ जो दूसरा फॉर्मूला है, वो ये है कि अभी कहाँ स्ट्रेंथ है चिराग पासवान, उनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनमें क्या स्ट्रेंथ है। एक तो वो मजबूत नेता, जैसे राजू तिवारी का एक नाम आपने लिया, इस तरह के कितने नेता हैं जिनका चेहरा प्रदेश में लोग जानते हैं। स्थिति देखिए ना, उमेश कुशवाहा महानार से चुनाव लड़ रहे थे। अब देखिए, वहां जीत गई रमा सिंह की पत्नी आरजेडी से। अब रमा सिंह आ गए हैं एलजेपी में। वो चाहते थे चुनाव लड़ना, ठीक है, टिकट नहीं मिल पाया। अब उमेश कुशवाहा भी हारे थे एलजेपी उम्मीदवार के कारण। उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर रखा गया है, लेकिन हर बार जब राज्यसभा की बात होती है, विधान परिषद की बात होती है, और अकेले वही बच गए हैं प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी आपने देखा ही, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बन गए, अखिलेश सिंह राज्यसभा चले गए, तो सारी पार्टियों में तो हो ही गया, लेकिन उमेश कुशवाहा। तो
तो ऐसी सीटें फंसेगी जहां निकल पाना बड़ा ही मुश्किल होने वाला, मुश्किल होगा जी। तो वो फिर इस तरह के जो नेता हैं, जैसे रमा सिंह है, पत्नी है उनकी लड़ रहे हैं, तो उनके लिए सीट चाहिए होगा जी। राजू तिवारी के लिए सीट चाहिए होगा। तो इस तरह के जितने लोग हैं पार्टी में, एलजेपी में, चिराग पासवान के पास, उनके लिए सीटें चाहिए होंगी। फिर इस फॉर्मूले को जब ये लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोग तो अभी अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या बातें होंगी, तो जो अभी 5 MP जीते हैं, उन 5 MPs की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जरूर सीटें चाहिए होंगी। बिल्कुल चिराग पासवान जी। उनको जमुई में, हाजीपुर में, समस्तीपुर में, खगड़िया में, वैशाली में। हाँ, जमुई के लिए उन्होंने अपना उम्मीदवार तय कर रखा है। लेकिन अब बताइए ना, वो तो सीट बीजेपी की है। बीजेपी की सीट है। हाँ, वही तो बीजेपी की सीट है। तो जमुई लोकसभा की 6 सीटें हो गई, मान लीजिए समस्तीपुर की 6 सीटें हो गई, तो जहाँ 5-6 सीटें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन श्रेयसी सिंह का टिकट कटवाना नहीं चाहेंगे, ये दोनों में बड़े अच्छे संबंध हैं। लेकिन सिकंदरा देख लीजिए, जो सुरक्षित सीट है, वहाँ जीतन मांझी है, वहाँ जीतन मांझी। वही तो इस तरह की सीटें आएंगी अलायंस के साथ, मतलब उसमें तो ये। लेकिन जो अलायंस के पार्टनर है वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि इनके जो असर वाला इलाका है, इनके MP जहाँ जीते हुए हैं उन सीटों पर, बिल्कुल इनका जो पिताजी के जमाने से जिन सीटों पर इनका वर्चस्व रहा है, जो मजबूत सीटें रही हैं उन पर, इनके पास जिन सीटों पर मजबूत कैंडिडेट हैं उन पर, इसको कंसीडर किया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कितना एकोमोडेट होते हैं, कितना एकोमोडेट करना चाहते हैं। बिल्कुल इस पर वो अगर आप लेकिन चाचा का तो राजनीतिक बद कर ही दिया कि कुछ है, अब भी बचता है पशुपति पारस के लिए। अब अभी तो देखिए, राजनीति में तो आप जानते हैं, आपने कितने लोगों को फिनिक्स की तरह खड़ा होते हुए देखा है। तो स्ट्रेटेजिकली कब वो किसके काम आ जाएंगे, कब अलायंस में क्या गड़बड़ी होगी, अभी तक तो वो भी एक सद्भाव दिखा रहे हैं कि बीजेपी के साथ सद्भाव मंत्री बना करके रखा था नरेंद्र मोदी ने। चले गए थे, कुछ अचानक ऐसा हुआ। तो वो भी अभी इस उम्मीद में है, जब वो उम्मीद टूटेगी, जब वो उम्मीद खत्म हो जाएगी, जैसे वो अगला चुनाव विधानसभा का चुनाव है, जब उनकी उम्मीदों की परीक्षा है, अगर नहीं उनको कुछ नहीं मिलता है और चिराग पासवान अड़े रहते हैं कि न चाचा को लेंगे न प्रिंस को लेंगे, बिल्कुल, तो फिर उनके लिए क्या ऑप्शन होगा? आरजेडी के साथ जाने की सोच सकते हैं वो, और आरजेडी के साथ गए तो कितना फायदा नुकसान होगा वो उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन वो इनके लिए एक मुकाम बन सकता है वहां जाकर के, और वहां अगर वो मेहनत करें और कुछ भी वोट जोड़ें तो वो अपना प्रूफ कर सकते हैं, अपने को अपने लिए जगह इधर भी बना सकते हैं, उधर भी बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी पॉलिटिक्स की जगह। हालांकि उनके साथ दिक्कत यह है कि वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स की जगह अब नहीं बना सकते अभी। अब तो उनके साथ सिर्फ सूरजभान सिंह बचे हैं। हाँ, लेकिन आरजेडी में जगह बना सकते हैं। आरजेडी में अगर सूरजभान सिंह जिस तरह जैसे लोग उनके पास अभी भी हैं, जो जिनको एक क्या है, देखिए राजनीति में कभी इतना स्टिफनेस नहीं रखना चाहिए कि आप टूटने की स्थिति में हो जाए। लचीलापन थोड़ा चाहिए। जो हम बार बार स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं बीजेपी के, तो चिराग पासवान वो स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते हैं। नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी आपको आप सूरजभान से लड़े या इस तरह के दूसरे लोगों से। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए आज आपकी बड़ी ताकत है, आप बीजेपी के भी साथ हैं, जेडीयू की बिहार में सरकार है, बीजेपी की देश में सरकार है, आप केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन कभी तो किसी वल्नरेबल स्थिति में कभी भी जब कमजोर आप पड़ेंगे तो वैसा कोई आदमी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वो 4 लोग अच्छे कैंडिडेट दे दिए सूरजभान सिंह के साथ मिल करके, और अगर इसी तरह की प्लानिंग कर ली तो पशुपति पारस ने भी, जिस तरह से चिराग पासवान ने पिछली बार प्लानिंग की थी कि हमको नीतीश को हरवाना है, तो अगर पशुपति पारस ने और सूरजभान ने और प्रिंस पासवान ने मिलकर के ये स्ट्रेटजी बना ली कि हमको चिराग को हरवाना है, कुछ भी करना है, कुछ भी हमको चिराग को हरवाना है, बिल्कुल, तो और उनके कैंडिडेट जहां जहां लड़ेंगे वहां चुन करके वो लोग कैंडिडेट खड़े कराने लगे। भूमिहार कैंडिडेट जहां हुआ भूमिहार हो जाए, सूरजभान उसके लिए प्रचार कर रहे हैं, पासवान कैंडिडेट खड़ा करके चिराग पासवान के चाचा जा रहे हैं, परिवार के और लोग जा रहे हैं, 5-10%, 5,000, 2,000, 4,000 वोट भी काटे और नुकसान हो गया, फिर क्या करिएगा? और देखिए समझौताबाजी, देखिए सबसे बड़े उदाहरण तो अभी ज्वलंत है ना, अनंत सिंह। हाँ, कैसे रिश्ता खराब हुआ, कैसे बना। अब तो नीतीश कुमार भी मुलाकात कर रहे हैं। हाँ, जो नीतीश कुमार किस मूड में थे और क्या थे। अब कल किस तरीके से मुलाकात, दोनों लोग मिले। तो ये इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी, सुनील पांडे को बीजेपी ने शामिल करा लिया बीजेपी ने शामिल। तो ये इसको बुरा नहीं माना जाता पॉलिटिक्स। स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा होनी चाहिए। हम लोगों ने देखा है नीतीश कुमार के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ कितनी बार देखा है, कितने लोगों के लिए देखा है। तो ये करते हैं लोग। तो चिराग पासवान को भी इसका सबक मिलेगा कि एक स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी आप में होनी चाहिए, एक लचीलापन, रणनीतिक लचीलापन। भाई ये कोई ऐसा संबंध तो है नहीं, निजी आप काम तो कर नहीं रहे, आप राजनीति कर रहे हैं, उसमें 10 तरह के लोगों की जरूरत होती है। आप ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं वोट मांगने जिनके बारे में आपको पता है कि वोट नहीं देगा, फिर भी जाते हैं, आप हाथ जोड़ते हैं, उसे वोट मांगते हैं।
तो इस तरह के झगड़े की जगह नहीं होती है। नहीं, जिस तरीके की जीत मिली इनके उम्मीदवारों को और खुद भी जीते, मतलब चिराग पासवान को भी लग रहा था अंतर्मन से, देखिए बाद में कुछ भी कहें, लेकिन उन्हें लग रहा था संघर्ष बहुत कड़ा है। हाँ, लग रहा था। मतलब 1.5 लाख वोट से चुनाव जीत जाएंगे, यह चिराग पासवान स्वयं मानने को तैयार नहीं थे। जमुई में बहुत कड़ा संघर्ष दिख रहा था। संभवी देखिए, मतलब चिराग के उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीती। हाँ, खगड़िया में कितना संघर्ष दिख रहा था। हाँ, खगड़िया में तो अधिकतर जो जितने पॉलिटिकल पंडित थे वे कह रहे थे वहां, लेकिन वहां सम्राट चौधरी और बाद में नीतीश कुमार की अपील ने वहां असर दिखा दिया। ये हम लोग चर्चा कर ही रहे थे इस बात की। तो ये स्थिति हो सकती है। विधानसभा चुनाव में भी मुकाबला एक तरफा नहीं होने जा रहा है। तमाम अलायंस के बावजूद मुकाबला एक तरफा नहीं होगा। और प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि इतनी संख्या में हम दलित खड़े करेंगे, उसमें पासवान भी खड़े करेंगे। तो वो भी तो एक सपना दिखा रहे हैं लोगों को। बिल्कुल। और लोगों से अपील करें कि आप अपने बाल बच्चों की शक्ल देख करके वोट डालिए, जो आपने लिखा भी है सोशल मीडिया में। तो इस बात पर चर्चा है, ये बिहार में चर्चा हो रही है। तो राजनीतिक स्थितियां ऐसी होंगी बिहार में कि उस समय आप बहुत अड़ियल रवैया अपना के नहीं कर सकते हैं। और इस पर केवल जाति और समीकरण पर नहीं होगा। हाँ, मुद्दे की बात होगी, क्योंकि एक आदमी मुद्दे की बात करने वाला आ गया है। हाँ। और 20 साल हो गए नीतीश कुमार को, तो ऐसे भी ऊब होती है, थोड़ी थकान होती है लोगों में। मतदाता भी तो थकता है, जो वोटर फटीग जिसको बोलते हैं। तो अच्छा, डबल इंजन हो गया। हाँ। अब आप केंद्र में मंत्री हैं, तो आपके खिलाफ भी तो एंटी इनकम्बेंसी होगी। हाँ, और तेजस्वी यादव के साथ भी जितना सुख लालू यादव के बेटे होने की पहचान का है, उतना ही दुख भी है। हाँ, उतना ही दुख भी है। हाँ, उतनी समस्याएं भी हैं। हाँ, उतनी समस्याएं भी हैं। 2005 के पहले का लोग पूछने लगते हैं। बिल्कुल। तो उनको भी तो कुल मिलाकर के यह है कि अड़ियल रवैये से नहीं होगा, अड़ियल रवैये से। हाँ, लचीलापन दिखाना होगा। और अभी मन ही मन जो सर्वे करने वाली एजेंसी लेकर के, समझदार लोगों से बात करके, अपनी पार्टी से फीडबैक लेकर के A+ ग्रेड की सीटें उनको चुन लेनी चाहिए कि ये हम जीत सकते हैं, इस पर हमको बार्गेन करनी चाहिए। और हम 30 साल तो पत्रकारिता में ज्ञानेश्वर और उसके 5 साल पहले राजनीति में, हमारा जो अपना अनुभव है, अगर आप सही समझौते के समय आप अगर सही सीट रखते हैं कि ये हम जीत सकते हैं, तो आगे वाले को भी पता होता है कि आपकी स्ट्रेंथ है, आप जीत सकते हैं। बिल्कुल। तो वो आपको सीट दे सकता है। आप जबरदस्ती जाकर के ऐसी सीट मांगिएगा जो आप जीत नहीं सकते हैं, किसी दूसरे ऑब्लिगेशन में आप सीट मांग रहे हैं, तो सामने वाले को भी पता होगा कि आप दूसरे ऑब्लिगेशन में। बिल्कुल। तो ये नहीं करना चाहिए। अपनी सीटें आइडेंटिफाई करें कि ये सीट हम जीत सकते हैं, ये हमारी A+ ग्रेड की सीटें हैं, इनको जाकर के हम मांगेंगे। और उसके लिए 2004-5 के चुनाव का फॉर्मूला, 2020 का, दोनों को मिला करके, अपने लोकसभा सीटों का फॉर्मूला उसको मिला करके, अपनी स्ट्रेंथ को असेस करके उस तरह से सीटों की सूची बनाएं। मुकाबला पहले की तरह आमने सामने का नहीं होना है, कोई त्रिकोणात्मक भी नहीं, चारकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। बिल्कुल। त्रिकोणीय तो होना ही होना है। तो ऐसे में कोई भी एक गलत कदम कहीं फेंक देगा, बहुत दूर फेंक देगा। 2005 के नवंबर से 2010 के अंत तक, 11 राज्यसभा जाने तक रामविलास जी का जो भटका होता, चिराग पासवान को हमेशा वो 6 साल को याद रखना चाहिए। चलिए, तो याद रखना चाहिए, दावा, तेवर, तलखी, इन तीनों शब्दों में फर्क है। और राजनीति में कब किसका व्यवहार किया जाता है, यह समझने की जरूरत है। तो हम बिहार को लेकर चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखिएगा तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।